नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पूरा सिलेबस। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या है, क्या उसके प्रकार हैं, कैसे उसका प्रयोग करना है, क्या इससे संबंधित कुछ अपवाद भी हैं और कैसे इससे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनते हैं। क्योंकि हम सब बचपन से संज्ञा पढ़ते हुए आए हैं और हमने कई बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे पढ़ना है वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नाम, यानी संज्ञा का मतलब होता है नाम। इसकी परिभाषा को समझते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम एक नाम है, संज्ञा है। मोहन, दिल्ली, मेज, पुस्तक, मिठास, कार एक्सेट्रा, ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। आइए अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार को। तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इन सभी को आगे हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, व्यक्तिवाचक मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करेगा। व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि किसी जीवित इंसान के बारे में ही बात की जा रही होगी। व्यक्ति का मतलब होता है पर्सनल, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की जा रही होगी तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। जैसे किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण के लिए राम, सीता, रामायण, ताजमहल इत्यादि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं क्योंकि राम एक ही व्यक्ति हो सकता है, राम कई सारे व्यक्ति नहीं हो सकते। उसी तरह सीता, रामायण, ताजमहल ये अपने आप में एक पर्टिकुलर चीज़ की ओर इंगित कर रहे हैं। ताजमहल, ताजमहल कहते ही आपके मन में समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ, हम किस ताजमहल की बात कर रहे हैं। रामायण समझ जाएंगे, सीता, राम समझ जाएंगे आप कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी किसी एक व्यक्ति की ही बात कर रहे हैं, तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको कहते हैं। आगे जब हम जातिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण और स्पष्ट हो जाएंगे। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जिस शब्द से एक ही जाति, जाति का मतलब श्रेणी या वर्ग से है, मतलब कैटेगरी से है। तो जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द हैं जिन शब्द से पूरी एक कैटेगरी का बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य, नदी, मित्र, गाय, लड़का, पर्वत इत्यादि, ये सभी शब्द किसी एक के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नदी में कई सारी नदियाँ हो सकती हैं। मित्र का मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, कई सारे मित्र हो सकते हैं। गाय में सभी गाय आ सकती हैं। लड़का में कोई भी लड़का हो सकता है। पर्वत में सभी हो सकते हैं। ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जो किसी एक व्यक्ति पर नहीं लगते हैं, बल्कि एक साथ कई लोगों पर लग सकते हैं। जैसे लड़का, अब लड़के में राजेश भी हो सकता है, सतीश, दिनेश आदि कोई भी व्यक्ति लड़के में आ सकता है। उसी तरह वस्तु में मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम ये भी हो सकता है। नदी में गंगा, यमुना, कावेरी कोई भी हो सकता है। तो राजेश, सतीश, दिनेश ये सभी अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम लड़का शब्द का उपयोग करते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। उसी तरह गंगा, यमुना, कावेरी ये सभी अपने आप में
व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी के अंदर ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। इस वस्तु के आगे वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि को मैंने अलग कलर में लिख रखा है। मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम, इनको इस अलग कलर से इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये वस्तु अपने आप में जातिवाचक संज्ञा तो है ही, लेकिन मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम ये भी अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसे है? क्योंकि मकान शब्द में सारे मकान आ जाते हैं, पुस्तक में सारी पुस्तकें आ जाती हैं, कलम में सारे कलम आ जाते हैं, इसलिए इनको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कलम शब्द से ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस कलम की बात की जा रही है, पुस्तक शब्द से ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस पुस्तक की बात की जा रही है। यानी पुस्तक शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सारी पुस्तकें आ जाती हैं, तो ये पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है, कुर्सी, मकान ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। मगर राजेश, सतीश, दिनेश ये सभी नाम क्या हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, यमुना, कावेरी ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। उसी तरह जब हम मनुष्य शब्द कहते हैं तो पूरे संसार के सभी मनुष्यों की बात हो जाती है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ शब्द कहने पे संसार के सभी पहाड़ की बात हो जाती है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो किसी एक व्यक्ति के लिए ना होकर के उस पूरी श्रेणी को इंगित करता है, तो ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ अथवा उस व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऐसे शब्द जिनसे व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था और स्वभाव के बारे में पता चलता है, तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए भलाई, मिठास, ममत्व, परायापन, अपनापन इत्यादि शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सदैव दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, तो ये भलाई भाववाचक संज्ञा है। उसकी वाणी मिठास से युक्त है, ये भाववाचक संज्ञा है। जीवन कठिनाइयों से युक्त है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि भलाई क्या है? भलाई एक स्वभाव है, भलाई एक तरह का स्वभाव है। उसी तरह मिठाई एक गुण है, कठिनाई एक स्वभाव है, एक अवस्था है जीवन की। इसलिए ऐसी चीज़ें जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन ये एक भाव है, इसलिए इसको हम भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में कहा जाता है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समूह का मतलब होता है ग्रुप। समूह का मतलब होता है ग्रुप। इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है समूहवाचक, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी ग्रुप को इंगित करते हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनसे पढ़ के ये पता चल जाता है कि ये ग्रुप ही होगा, ऐसे शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सभा, कक्षा, सेना, भीड़, गट्ठर इत्यादि, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो समूह को प्रेजेंट करते हैं। जैसे सभा, सभा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, सभा में एक से अधिक व्यक्ति ही होते हैं। उसी तरह कक्षा में भी कई सारे लोग होते हैं, सेना में भी कई सारे लोग होते हैं, भीड़ में भी कई सारे लोग होते हैं और गट्ठर में भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ये सभी ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में एक ग्रुप है। गट्ठर कई चीज़ों से मिलकर ही बनेगा, भीड़ कई लोगों से मिलकर बनेगी, सेना कई लोगों से मिलकर बनेगी, एक कक्षा में भी कई सारे लोग होंगे और सभा में भी कई सारे लोग होते हैं। इसलिए ये शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में एक समूह को इंगित करते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में शोर हो रहा है तो ये समूहवाचक शब्द। सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, सभा समूहवाचक संज्ञा। सेना अपना कार्य कर रही है, सेना समूहवाचक संज्ञा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं, वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा
होती है। यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ या किसी धातु का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, धातु और द्रव्य बताने वाली चीज़ों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं क्योंकि ये द्रव्य को दर्शाते हैं। घी, तेल द्रव्य को दर्शाते हैं। उसके अलावा सोना, चांदी, पीतल ये धातु की ओर इशारा करते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में ज़्यादातर वही चीज़ें आती हैं जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको हम तौल सकते हैं, ऐसी चीज़ों को ही द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नापने तौलने वाली सभी चीज़ों को द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल कर दिया जाए, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा में ज़्यादातर वही चीज़ें आती हैं जिनको नाप तौल किया जा सकता है, जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल इत्यादि। सोना एक बहुमूल्य धातु है, तो इसमें सोना द्रव्यवाचक संज्ञा। गेहूं से आटा बनता है, गेहूं द्रव्यवाचक संज्ञा। घी का प्रयोग हवन में भी किया जाता है, तो घी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं। अब हमें देखना है कि संज्ञाओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। अभी तक तो हमने उन चीज़ों को समझ लिया कि संज्ञा होती क्या है, लेकिन अब हमें पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी इतनी आसान तरह से चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो अब हमें पढ़ने हैं कुछ अपवाद जो उसी संज्ञा के प्रकार से संबंधित हैं। जैसे होता क्या है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक के रूप में कर लेते हैं। जातिवाचक मतलब ऐसी संज्ञा जो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही थी, ऐसी संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक यानी किसी एक व्यक्ति के रूप में उपयोग कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में होता है। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी शब्द, गोस्वामी का अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है, गोस्वामी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गो प्लस स्वामी, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है गोस्वामी। गो का अर्थ होता है गाय और स्वामी का अर्थ होता है मालिक या पालने वाला। तो गाय को पालने वाला या गाय का मालिक को हम क्या कहते हैं? गोस्वामी। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो गाय, क्या यहाँ पर इस लाइन का ये मतलब है कि गाय पालने वाले ने रामचरितमानस की रचना की? नहीं, यहाँ गोस्वामी शब्द तुलसीदास जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये गोस्वामी शब्द जो एक जातिवाचक संज्ञा थी, जो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था जो गाय पालते हैं, लेकिन वो शब्द यहाँ पर तुलसीदास जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी ये जातिवाचक शब्द का प्रयोग हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कर लिया है। तो इस तरह से कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। इसी तरह बहुत सी योग ऋण संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के अर्थ में प्रयोग में चली आती हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैंने उसमें आपको शब्द के प्रकार बताए थे, तो उसमें मैंने योग रूढ़ शब्द बताए थे, यानी जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं मगर वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाते हैं, तो उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि योग रूढ़ क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे योग रूढ़ संज्ञा शब्द हैं जो कि जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि ये गोस्वामी। अगला है व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के रूप में। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हम इस्तेमाल कर लेते हैं पूरी जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे? जैसे राहुल यहाँ का सचिन तेंदुलकर है, राहुल यहाँ का सचिन तेंदुलकर
है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बताना चाह रहा है राहुल यहाँ का सचिन तेंदुलकर है, तो क्या सचिन तेंदुलकर किसी एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है? नहीं, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का मतलब है एक अच्छा क्रिकेटर। यानी राहुल यहाँ का सचिन तेंदुलकर है का मतलब है राहुल यहाँ का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ सचिन तेंदुलकर शब्द सचिन तेंदुलकर के लिए इस्तेमाल ना होकर के एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जो सारे अच्छे खिलाड़ियों की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ऐसे शब्द को हम व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर लिया गया है। यानी यहाँ सचिन का अर्थ पूरे अच्छे खिलाड़ियों के रूप में लिया गया है, पूरे अच्छे क्रिकेटर के रूप में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह के उदाहरण दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये जातिवाचक ना होकर के व्यक्तिवाचक हो जाएगी, और ये जो कि एक नाम है ये व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने संज्ञा और उसके प्रकार को जाना और उसके कुछ अपवादों को भी जाना, और ये जाना कि कैसे इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।